वो बेसिकली रहेगा अराउंड सेलुलाइट। ठीक है, सेलुलाइट क्या चीज है और कैसे इससे हम लोग अपनी बॉडी को मतलब इससे छुटकारा पा सकते हैं। ठीक है, तो ये सेशन थोड़ा वुमेन ओरिएंटेड रहेगा क्योंकि मैक्सिमम वुमेन्स में प्रॉब्लम आती है। ये मैटर नहीं करता कि आप हैवी बॉडी है आपकी, आपका वेट ज्यादा है या आपका वेट स्लिम है, जिसमें सेलुलाइट वाली प्रॉब्लम है उसमें ये प्रॉब्लम है। ठीक है, तो ये प्रॉब्लम एक्चुअल में है क्या वो देख लेते हैं, वो डिस्कस करते हैं। तो ये जो आप देख रहे हैं ये लेफ्ट हैंड साइड में जो इमेज है, आई होप मेरी स्क्रीन सबको दिख रही है। ये जो लेफ्ट हैंड साइड वाली जो आप लेग्स देख रहे हैं और जो राइट हैंड साइड वाली लेग्स देख रहे हैं, तो यहाँ पे ये सेलुलाइट वाली जो प्रॉब्लम है, जो एक्स्ट्रा जो फैट डिपॉजिट हुआ है, तो ये वाली प्रॉब्लम एग्जिस्ट करती है बट यहाँ पर एग्जिस्ट नहीं करती है। ठीक है, तो ये वाली जो प्रॉब्लम है बेसिकली यूजुअली वुमेन्स में होती है, मेंस में भी होती है 10%, जो कि जिनका जब वेट 100 प्लस रहते हैं और उसके बाद वो से 80-90 पे आते हैं, तो उनमें भी ये वाली प्रॉब्लम देखने को मिलती है। बट वुमेन्स में यूजुअली ये वाली प्रॉब्लम देखने को मिलती है पोस्ट प्रेगनेंसी, पोस्ट मेनोपॉज, तो ये वाली प्रॉब्लम्स वुमेन्स में भी होती है। ठीक है, और अगर आप फैट हैं, आप ओबीस हैं, और अगर आप अराउंड 23-24 में भी अगर आप ओबीस है, 100 अराउंड है, तो ये प्रॉब्लम आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, वेट लॉस होने के बाद भी प्रॉब्लम जाती नहीं है। आपने अगर वेट कम भी कर लिया, फैट कम भी कर लिया, उसके बाद भी प्रॉब्लम एग्जिस्ट रहती है। तो धीरे धीरे इसको कैसे कम करें, ठीक है, और हमारे पास जो वंडरफुल न्यूट्रिशन है वो कैसे इस चीज में हेल्प करता है, आज वो वाली चीजें हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले है क्या चीज है, ये जो फैट सेल की जो कलेक्शन हो रही है, ये जो बेसिकली वो धब्बे धब्बे पड़ रहे हैं, जो खड्डे खड्डे पड़ रहे हैं। ठीक है, तो ये जो कनेक्टिव टिश्यू है, तो बेसिकली ये आपकी बॉडी में जब एक्सेस फैट हो जाती है, तो ये जो कनेक्टिव टिश्यू है इसमें धीरे धीरे ऊपर नीचे एक लंपी खड्डे टाइप का जो अपीयरेंस हो जाता है, उसको हम लोग सेलुलाइट बोलते हैं। ठीक है, वैसे इसकी कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं है, कोई आपको चलने फिरने में या फिर वैसी चीज में हेल्प कोई परेशानी नहीं करेगा, बट देखने में अच्छा नहीं लगता। तो वही सबसे मेन प्रॉब्लम है कि स्किन थोड़ी अजीब सी लगती है, आपको खुद को फील नहीं होता। अच्छा, ठीक है, तो किन किन में होता है बेसिकली सेलुलाइट, बेसिकली इफेक्ट दोनों को करता है, मेन और वुमेन को, बट वुमेन को बहुत ज्यादा करता है एज कंपेयर टू मेन। ठीक है, और क्या कंडीशन होती है, ठीक है, तो बेसिकली अगर हम देखें इसको, तो इसमें सेलुलाइट इज वेरी कॉमन, 80 से 90% वुमेन्स को ये बेसिकली ये प्रॉब्लम आती ही है। ठीक है, सो लेस देन 10% मेन को प्रॉब्लम आती है। तो जितने मेन हैं जो कि ऑलरेडी हमारे क्लब में है, तो मैक्सिमम सारे लोग फिट ही हैं, तो उन लोगों को ये चीज ज्यादा रिलेट नहीं कर पा रहे होंगे, बट वुमेन्स इस चीज से रिलेट कर पा रही होंगी, बिकॉज 80-90% वुमेन में ये वाली प्रॉब्लम आती है सेलुलाइट वाली कहीं ना कहीं लाइफ में। ठीक है, और बेसिकली जैसे जैसे आपकी एज बढ़ती है, जो स्किन होती है, ठीक है, वो उसकी जो इलास्टिसिटी होती है, जो उसका खिंचाव होता है, वो धीरे धीरे कम होने लगता है। और जैसे जैसे वो कम होने लगता है, तो जैसे आप 45 प्लस पे जाते हैं, ठीक है, और आपका वेट भी अगर ज्यादा है, तो ये सेलुलाइट वाली प्रॉब्लम, ये वाली जो प्रॉब्लम है, ये ज्यादा दिखने लग जाती है। ठीक है, सो बाकी मतलब ऐसा नहीं है कि सिर्फ मोटे लोगों में ही होगी, जो ओबीस है उन्हीं में होगी। ठीक है, बट ये लीन जो लोग हैं, जो बिल्कुल मतलब प्रॉपर आइडियल वेट पे भी है या फिर आइडियल वेट से कम है, उनमें भी ये वाली सेलुलाइट वाली प्रॉब्लम देखने को मिलेगी। ठीक है, तो आगे हम लोग चलते हैं कि बेसिकली एज सच इसमें फिजिकली आपको कोई वो नहीं लगेगा, आपको चलने फिरने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, आपको कोई दर्द नहीं होगी, अगर दर्द हो रही है तो दैट मीन्स वो सेलुलाइट नहीं है, वो कोई और प्रॉब्लम है। ठीक है, तो कोई दर्द नहीं होगी, कुछ नहीं होगा, बस ये कि देखने में अच्छा नहीं लगता है, तो आप इसको हाइड करना चाहते हैं। ठीक है, और नेक्स्ट चीज देखते हैं, थोड़ा सा हम बेसिक चीजें बता रहा हूं मैं सेलुलाइट के बारे में, आपको डिटेल में नहीं जाना है, बस बेसिक चीज ये जानिए सेलुलाइट है क्या, क्योंकि हम में से कई लोगों को ये भी नहीं पता है कि ये जो स्किन इकट्ठी हुई है, इसको हम लोग सेलुलाइट बोलते हैं, और क्यों हो रही है। ठीक है, तो क्या सिम्टम्स हैं, सिम्टम्स बेसिकली इसकी 4 स्टेजेस हैं, ग्रेड 0, ग्रेड 1, ग्रेड 2, ग्रेड 3। ठीक है, नॉर्मल में बेसिकली जब आप प्रेशर लगा के आप स्किन को प्रेस करते हो, तब आपको समझ में आता है कि सेलुलाइट आपकी स्किन में है। ठीक है, आप इसको स्किन को दबाएंगे, लेग्स को प्रेस करेंगे, ठीक है, थाई को प्रेस करेंगे, तब आपको पता लगेगा कि थोड़ा 0 ग्रेड है। कोई डिम्पलिंग फिर भी आपको नहीं देखने को मिलेगी। ठीक है, अगर प्रेस करने से डिम्पलिंग देखने को मिलती है इस टाइप से, तो वो आपका ग्रेड 1 हो जाएगा। ठीक है, और जब आप खड़े हैं और उस समय डिम्पलिंग दिख रही है,
तो उस समय ये ग्रेड 2 है। ग्रेड 3 मतलब आप चाहे खड़े हैं चाहे आप लेटे हैं, वो डिम्पलिंग, वो हमेशा वो स्किन ऐसी मुड़ी तुड़ी सी रहेगी, ठीक है, जो कि देखने में अच्छी नहीं लगती है। ठीक है, एक चीज है कि बेसिकली जो सेलुलाइट है वो आपकी थाइज और बट को इफेक्ट करती है, स्टमक को इतना ज्यादा नहीं करती, पेट पे आपको इतना ज्यादा नहीं दिखेगा। ठीक है, पेट पे स्ट्रेच मार्क्स वगैरह ये सारी चीजें हो सकती हैं, बट यूजली सेलुलाइट की प्रॉब्लम स्टमक वगैरह पे नहीं देखने को मिलती है। ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं इसमें। तो यूजली बट्स पे, थाइस पे और हिप्स पे ये बेसिकली ज्यादातर देखने को मिलती है। ठीक है, अब ये ऐसा होता क्यों है? अब ये चीज आप चाहें तो लिख सकते हैं, लेकिन ऐसा ऐसा कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि आपका जो बट एरिया है और जो थाई एरिया है, ठीक है, उसमें एक पर्टिकुलर टाइप के रिसेप्टर्स होते हैं जो आपकी फैट बॉडी स्टोर करती है। ठीक है, उसको स्टोर करने के लिए एक रिसेप्टर होते हैं, उनको अल्फा 2 रिसेप्टर बोलते हैं। आप चाहें तो लिख सकते हैं, वैसे कोई काम नहीं है इसका। ठीक है, और वो क्या करते हैं, यहाँ पे आपकी बॉडी में फैट को स्टोर कर लेते हैं कि कभी किसी जमाने में जरूरत पड़ेगी तब उसको फैट को यूज कर लिया जाएगा। दैट मीन्स जो आपको मैंने बताया था, एक्सेस ऑफ कार्बोहाइड्रेट जितना भी है उसको फैट में कन्वर्ट होता है। तो यहाँ पे जो फैट भी है उसको भी स्टोर करके रख लिया जाता है कि आने वाले टाइम पे इसको यूज किया जाएगा। ठीक है, और फीमेल्स में ऐसा ज्यादा क्यों होता है? फीमेल्स में क्योंकि बॉडी को लगता है कि जिस समय प्रेगनेंसी वाली स्टेज आएगी तो उस समय जो फीटस है उसका जो न्यूट्रिशन होगा, उसको जो एनर्जी प्रोवाइड करेंगे, ठीक है, तो यहाँ पर जो स्टोर्ड एक्सेस फैट है वहां से एनर्जी प्रोवाइड हो जाएगी। बॉडी पहले से ही उसको स्टोर करना स्टार्ट कर देती है। ठीक है, तो कि भाई प्रेगनेंसी में इसको हम लोग यूज करेंगे, बट ऐसा यूज होती नहीं। हमारी डाइट वैसे ही इतनी हाई हैवी होती है कि वो सारी फैट कभी यूज होती नहीं है, तो इसलिए वो सारी की सारी फैट वहां पर एज इट इज रह जाती है। ठीक है, और अगर बेसिकली कोई बर्थ कंट्रोल पिल्स ले रहा है, ठीक है, तो जो बर्थ कंट्रोल पिल्स यूज करते हैं तो उसमें भी ये प्रॉब्लम ज्यादा हो जाती है। ठीक है, हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपीज जो लोग लेते हैं उनमें भी ये प्रॉब्लम ज्यादा हो जाती है। तो जो लोग इससे रिलेट कर पा रहे हैं, बेसिकली वुमेन्स इससे ज्यादा रिलेट कर पाएंगी। ठीक है, और जो मेनोपॉज के बाद भी ये प्रॉब्लम ज्यादा देखने को मिलती है। ठीक है, यूजली मेनोपॉज के बाद आप ग्रेड 2 से ग्रेड 3 में शिफ्ट कर जाते हैं। ग्रेड 2 से ग्रेड 3 क्या था? ये ग्रेड 3 है, ये ग्रेड 2 है। तो मेनोपॉज के बाद यूजली ये वाला स्टेज आ जाता है, आप खड़े हैं, आप लेटे हैं, बट वो जो स्किन जो कट्टी हुई है ना, वो वैसी की वैसी ही रहती है। ठीक है, अब है क्या चीज वो देख लेते हैं कि बेसिकली कैसे काम कर रहा है, क्या चीज हो रही है। अगर मैं आपकी स्किन का एक छोटा सा वो सेक्शन लेता हूँ, उसको हम लोग डिटेल में स्टडी करते हैं माइक्रोस्कोप लगा के। ठीक है, तो ऊपर ये आपकी स्किन है, ठीक है, इसको एपिडर्मिस भी बोलते हैं हम लोग। और इससे बेसिकली यहाँ पर आपके हेयर्स वगैरह रहते हैं, ये बेसिकली स्किन रहती है। स्किन के नीचे एक चीज है कोलेजन एंड इलास्टिन। शायद आप लोग ये कोलेजन का नाम सुना होगा, हमारे एक न्यूट्रिशन में कोलेजन रहता है। ठीक है, तो ये कोलेजन और इलास्टिन इसके नीचे रहते हैं, ये नॉर्मल वाला है, और ये जब सेलुलाइट वाली प्रॉब्लम आती है तब वाला है। ठीक है, तो नीचे कोलेजन वगैरह रहता है, उसके नीचे फैट सेल्स रहते हैं, और नीचे बेसिकली आपके ये वाले मसल सेल रहते हैं। दैट मीन्स मसल्स के ऊपर ये सब चीजें छोटी छोटी रहती हैं। अगर आप स्किन देखेंगे, नीचे जो मसल है, मसल के ऊपर ये सब चीजें रहेंगी। ठीक है, नॉर्मल कंडीशन में। बट जब सेलुलाइट की प्रॉब्लम आती है तो आप देख रहे हैं ये जो कोलेजन और इलास्टिन है, ये वाला जो पार्ट, ये छोटा सा रह गया, ये कम होना स्टार्ट हो गया। ठीक है, तो ये इसका बेसिकली ये कम हो जाता है, और नीचे जो फैट सेल्स हैं ये एक्यूमुलेट होने स्टार्ट हो जाते हैं। तो दैट मीन्स आपके जो कोलेजन फाइबर्स हैं वो कम हो गए, आपके फैट सेल एक्यूमुलेट हो गए। ठीक है, और ये जो नीचे वाला ये कोलेजन का काम क्या होता है, आपकी स्किन को पकड़ के रखता है, मतलब टाइट रखता है। ठीक है, तो अब कोलेजन कम हो गया, अब ये जो फाइबर्स थे वो कम हो गए, तो स्किन इतनी टाइटली पैक नहीं रहेगी, वो लूज पड़नी स्टार्ट हो जाएगी। और ये नीचे जो फैट सेल्स हैं, ठीक है, ये कहीं से ज्यादा है कहीं से कम है, तो वो जो चीज लाइक वो जो उबड़ खाबड़ जो स्ट्रक्चर है, जो आपकी स्किन वैसी हो जाती है, ठीक है, उसको हम अनहेल्दी स्किन भी बोल सकते हैं। तो उसके कारण ये स्किन जो है अनहेल्दी हो जाती है। एज सच आपको वैसे कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, कोई दर्द नहीं होगी, कोई रेडिशनेस नहीं होगी, ठीक है, कोई इन्फ्लामेशन एकदम से नहीं होगा, ऑल्दो इसके कारण इन्फ्लामेशन हो सकता है, बट उस समय कुछ रेडिशनेस वगैरह नहीं आएगी। ठीक है, बट ये जो चीज है, ये मतलब आप देख सकते हैं हेल्दी स्किन और ये स्किन में इतना फर्क होता है। ठीक है, ये आपका नीचे फैट रिजर्व है, नीचे मसल है, और मसल्स में भी जो लोगों में प्रॉब्लम आती है उनकी मसल भी एट्रोफी वाली स्टेट में चली जाती है, मतलब उनकी जो मसल मास है वो कम होने लग जाता है। ठीक है, एक्सरसाइज वो लोग कम करते हैं, मसल मास भी उनमें कम होने लग जाता है।
ठीक है। और फिर से मैं आपको बताता हूँ ये किस किस पार्ट में होता है। ये बेसिकली आपके बट्स में, थाइज में और हिप्स वाले एरिया में देखने को मिलता है। स्टमक वगैरह में आपको नहीं देखने को मिलेगा। ठीक है, वो सारे स्ट्रेच मार्क हैं। तो हुआ क्यों? क्योंकि इसमें आपका फैट स्टोरेज हो गई। ठीक है, बॉडी ने फैट स्टोर करना स्टार्ट कर दिया, आपके कोलेजन वगैरह कम होने स्टार्ट हो गए, फाइबर्स कम हो गए, जिसके कारण स्किन जो है अभी वो उबड़ खाबड़ हो गई, वो लूज पड़नी स्टार्ट हो गई। ठीक है, तो आगे चलते हैं, डिस्कस करते हैं। ये जो डिसऑर्डर है, ठीक है, तो ये जो सब कुछ हुआ, ये क्यों हुआ? ये बेसिकली फीमेल्स में एस्ट्रोजन के ज्यादा होने से होता है। एस्ट्रोजन दोनों में होता है, मेल्स में भी होता है, फीमेल्स में भी होता है। टेस्टोस्टेरोन दोनों में होता है, मेल्स में भी होता है, फीमेल्स में भी होता है। टेस्टोस्टेरोन मेल्स में ज्यादा होता है फीमेल के कंपैरिजन में। एस्ट्रोजन फीमेल्स में ज्यादा होता है मेल्स के कंपैरिजन में। ठीक है, अब जब ज्यादा एस्ट्रोजन होता है तो यूजली जो आपका कोलेजन है, ठीक है, अगर पर्टिकुलर स्किन पार्ट में अगर इस पर्टिकुलर एरिया में एस्ट्रोजन ज्यादा है, ठीक है, तो इस पर्टिकुलर एरिया में जो कोलेजन होगा वो कम हो जाएगा। यूजली कोलेजन फॉर्मेशन को वो चीज रोक देगी, एस्ट्रोजन। तो ये नॉर्मल सिर्फ आपकी न्यूट्रिशन की प्रॉब्लम नहीं है, ये प्रॉब्लम आपकी हार्मोनल लेवल पे भी जाती है। ठीक है, एक्चुअली ये हार्मोनल प्रॉब्लम ही है जब आपकी बॉडी पार्ट्स में पर्टिकुलर फैट सेल्स में एस्ट्रोजन सिक्रीशन ज्यादा हो जाता है। ठीक है, वो कोलेजन को खराब करता है और कोलेजन नहीं होने से स्किन उबड़ खाबड़ होती है। अब लास्ट वाले सेशन में जब मैंने डिस्कस किया था कि कौन कौन सी डाइट लेनी चाहिए मेनोपॉज में, पोस्ट मेनोपॉज में, तो आप लोग बोलेंगे कि उस समय तो मैंने बोला था मेनोपॉज में यूजली एस्ट्रोजन कम हो जाता है। ठीक है, अब फिर ये एस्ट्रोजन, तो यहाँ पर मैंने बोला एस्ट्रोजन बड़े होने के कारण ये प्रॉब्लम आती है, और मैं ये भी बोल रहा हूँ मेनोपॉज के बाद भी प्रॉब्लम आती है। तो जब एस्ट्रोजन ओवरीज बनाना बंद कर देती है मेनोपॉज के बाद, तो जो आपके बाकी बॉडी के पार्ट्स हैं, स्पेशली जो फैट सेल्स हैं, वो भी थोड़ा बहुत एस्ट्रोजन बनाते हैं। तो बॉडी में जब एस्ट्रोजन लेवल कम हो जाता है तो उसको कंपनसेट करने के लिए बाकी सब लोग एस्ट्रोजन बनाना स्टार्ट करते हैं, फैट सेल्स वगैरह। जब वो बनाते हैं ना, तो उस समय स्किन सेल्स में, ये पर्टिकुलर फैट सेल्स में एस्ट्रोजन बढ़ता है, और ये जो कोलेजन वाला सिस्टम है, ये वाला जो सिस्टम है, ठीक है, इसको खराब करता है, जिसके कारण ये आपकी सेलुलाइट वाली प्रॉब्लम आ जाती है। ठीक है, तो हमने एक चीज देखी कि एक्स्ट्रा एस्ट्रोजन यूजली एक कारण है सेलुलाइट फॉर्मेशन का। ठीक है, और मेनोपॉज में ये बेसिकली प्रॉब्लम ज्यादा आती है मेनोपॉज के बाद, क्योंकि उस समय ओवरीज एस्ट्रोजन नहीं बनाती, उस समय आपके जो बॉडी के सेल्स हैं, फैट सेल्स और बाकी सारे कुछ पार्ट्स, वो एस्ट्रोजन थोड़ा थोड़ा करके बनाते हैं, क्योंकि बॉडी में ओवरऑल एस्ट्रोजन कम होता है। उनके बनाने के कारण यहाँ पे एस्ट्रोजन लेवल सेल्स के स्किन के ऊपर ज्यादा हो जाता है और वो कोलेजन को खराब करता है। अब एक और चीज है जो कि मेल और फीमेल दोनों में इफेक्ट करता है। एक ऐसा हार्मोन होता है जो कि बेसिकली एक ऐसा एंजाइम होता है जो कि टेस्टोस्टेरोन को एस्ट्रोजन में कन्वर्ट करता है। मेल्स में भी कई बार ये चीजें होती हैं, वो मेल्स वाला जो हम लोग सेशन है, वो मेल्स वाले सेशन में हम लोग कभी डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे जब ये टेस्टोस्टेरोन एस्ट्रोजन में कन्वर्ट होता है, तो यूजली इसके लिए एक एंजाइम रिस्पॉन्सिबल होता है, उसको बोलते हैं एरोमेटेज। ठीक है, तो एक तो एस्ट्रोजन था, अब बेचारा जो टेस्टोस्टेरोन बचा हुआ था, जो कि एक्चुअली में बहुत इंपॉर्टेंट हार्मोन है, उसको भी हमने एस्ट्रोजन में कन्वर्ट कर दिया, और ये भी आपके वो स्किन सेल्स के आसपास ही हो रहा है। ठीक है, तो ये दो चीजें जो हैं, ये क्या करती हैं, आपके कोलेजन फाइबर्स को और स्किन के फाइब्रोब्लास्ट सेल होते हैं। फाइब्रोब्लास्ट क्या होते हैं आपको टेंशन नहीं लेनी, बस ये देखना है कि दो कारण थे, एक एरोमेटेज और ये एस्ट्रोजन, उसके कारण आपकी जो ऊपर वाले जो कोलेजन फाइबर थे, जो एक्चुअल में स्किन को टाइट करने का काम करते हैं, ठीक है, पकड़ के रखते हैं, वो ढीले पड़ने स्टार्ट हो जाते हैं और प्रॉब्लम आ जाती है। ठीक है, और जो लोग इसको रिलेट कर पा रहे हैं उसको डीप में जाके स्टडी भी कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं कि जो फाइब्रोब्लास्ट सेल है वो एरोमेटेज के कारण खराब हो गए, कोलेजन फाइबर एस्ट्रोजन के कारण खराब हो गए, तो एक डिसबैलेंस हो गया, स्किन जो है आपकी जो पर्टिकुलर स्किन है वो अनहेल्दी हो गई और ये वाली प्रॉब्लम आ गई। तो ये कारण था। ठीक है, तो इसको हम हमें कारण से मतलब नहीं है, हमें ये मतलब है हमें इसको ठीक कैसे करें। ठीक है, तो एस्ट्रोजन एक बहुत बड़ा रीजन है जो कि इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। सेकेंड रीजन जो कि मोटापे के लिए भी रिस्पॉन्सिबल है, दुनिया भर की प्रॉब्लम के लिए रिस्पॉन्सिबल है, जो कि हमने लास्ट टाइम स्ट्रेस वाले सेशन में डिस्कस किया था, कम कैसे करें उसको, वो है कॉर्टिसोल। भी कॉर्टिसोल एक ऐसा हार्मोन है जो कि रिलीज हो जाता है। ठीक है, जब भी आपको स्ट्रेस होती है, स्ट्रेस के कारण ये वाला हार्मोन रिलीज होता है, और इसके कारण बेसिकली बॉडी फैट स्टोर करने लग जाती है। ठीक है, अब यहाँ पर हमने देखा था फैट स्टोर होगी, ज्यादा फैट है। ठीक है, अब कॉर्टिसोल हाई होगा तो बेसिकली फैट जो है वो स्टोरेज मोड में चली जाएगी,
तब भी ये वाली प्रॉब्लम बढ़ने के चांसेस हैं। तो हमें एस्ट्रोजन पे ही फोकस नहीं करना, हमें कॉर्टिसोन पे भी फोकस करना है। और कॉर्टिसोन कम करने का मैंने आपको सिंपल सा तरीका बताया था, जो कि चैलेंज भी चल रहा है। किसी ने ग्रुप में अभी तक नहीं डाला कि वो लोग कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, कि 5 मिनट आपको सुबह करना है, 5 मिनट शाम को करना है, इनहेलेशन एक्सहेलेशन, ठीक है, एक्सहेलेशन। मैंने ये मेथड बताया था कि आपको इनहेल और एक्सहेल प्रॉपर तरीके से करना है 5 मिनट सोने से पहले, 5 मिनट उठने के बाद। ये आपका कॉर्टिसोन डाउन करेगा। जिनकी प्लेटो आ गई, जिनका फैट लॉस नहीं हो पा रहा, आप इसको करके देखो, ठीक है। इससे कोई कैलोरी कम नहीं हो रही, बट इससे कॉर्टिसोल डाउन हो रहा है, जिसके कारण बेसिकली आपका ओवरऑल फैट बर्निंग प्रोसेस तेज हो जाएगा, फैट एक्यूमुलेशन वाला जो प्रोसेस है वो स्लो डाउन हो जाएगा। और यही चीज आपको सेलुलाइट में भी हेल्प करेगी, आपकी बॉडी में ज्यादा एक्सेस फैट स्टोर होने नहीं देगी, ठीक है। एस्ट्रोजन के बारे में डिस्कस करेंगे, ये कैसे कम होगा। कॉर्टिसोन आपको मैं डिस्कस कर चुका हूँ। ग्रोथ हार्मोन, जब सुबह आज रूबी मैम ने वर्कआउट कराया, तो वर्कआउट के बाद जिस समय स्वेटिंग हो रही थी, तो सिर्फ स्वेटिंग नहीं हो रही थी, बेसिकली आपके जो ब्रेन है यहाँ से भी आपको एक अच्छा सा फील होने लग जाता है, सारी स्ट्रेस थोड़ी देर के लिए गायब हो जाती है। द रीजन इज कि उस समय बॉडी ग्रोथ हार्मोन सिक्रीट करती है, ठीक है। तो जब आपकी प्रॉपर एक्सरसाइज से आपका ग्रोथ हार्मोन अच्छे से सिक्रीट होता है और आपकी बॉडी जो होती है फैट को स्टोर नहीं होने देती। तो जो लोग रेगुलर वर्कआउट कर रहे हैं मॉर्निंग क्लब में, उनकी बॉडी एक्सेस फैट को रुकने नहीं देती है। कभी कभी अगर वो चीटिंग भी कर लेते हैं कोई दिक्कत नहीं है, वेट उनका नहीं बढ़ता है, उनकी बॉडी फैट को नहीं स्टोर करती है, ग्रोथ हार्मोन काफी हाई रहता है, ठीक है। अगली चीज है मेलेटोनिन। मेलेटोनिन के बारे में भी हमने डिस्कस किया था कि ब्रेन में एक छोटा सा ग्लैंड रहता है, पीनियल ग्लैंड होता है, वो बेसिकली मेलेटोनिन सिक्रीट करता है, ठीक है। तो बट मैंने आपको बताया था मेलेटोनिन को बढ़ाने के लिए आपको प्रॉपर तरीके से सोना जरूरी है। रात को सिक्रीट होगा, बिल्कुल अंधेरे में सिक्रीट होगा। जो लोग नाइट बल्ब यूज करते हैं या फिर जिनके कमरे में थोड़ी सी भी चार्जर की भी थोड़ी सी भी रोशनी उनकी बॉडी के ऊपर पड़ रही है, ठीक है, मतलब बिल्कुल डार्क होना चाहिए। जब तक बिल्कुल डार्क नहीं अचीव होगा, मेलेटोनिन अच्छे से सिक्रीट नहीं होगा, ठीक है। मेलेटोनिन सिक्रीट होने से, मेलेटोनिन एक पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट भी है। हमारे पास काफी सारे न्यूट्रिशन है जिसमें अच्छे खासे एंटीऑक्सीडेंट हैं, ठीक है। बट एक चीज ऐसी है जो कि बॉडी सिक्रीट करती है, वो है मेलेटोनिन। वो तभी सिक्रीट होगा जब आप बिल्कुल अंधेरे में सोएंगे, ठीक है। और सोने के टिप्स बताए थे कि टेम्परेचर ठीक होना चाहिए, आपको अच्छे से कंबल लेके सोना है, आपको सर्दियों में कैसे सोना है, गर्मियों में कैसे सोना है, वो हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। बट अंधेरे में सोना है, ठीक है, और बिल्कुल साइलेंट वे में सोना है। और स्लीप साइकिल कंप्लीट करनी है, वो लास्ट साइकिल उसमें हमने डिस्कस किया था कि 10:30 आइडियली अगर आप सो जाते हैं तो आपकी पूरी स्लीप साइकिल कंप्लीट हो जाती है, और अगर आप 5 o'clock उठ जाते हैं। अगली चीज इंसुलिन। इंसुलिन कम से कम होना चाहिए बॉडी में, ठीक है। कम से कम मतलब मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि इंसुलिन खराब है, इंसुलिन ओवरऑल जो है लेवल वो कम होना चाहिए। वो हमारी बॉडी में, जैसे हम 13-14 साल की उम्र में जो हमारी बॉडी में इंसुलिन लेवल था उतना ही रहना चाहिए। हमारे सेल्स उतने सेंसिटिव होने चाहिए, थोड़ा सा इंसुलिन सिक्रीट हो तुरंत से वो मैक्सिमम जो शुगर है उसको एब्जॉर्ब कर दे। बिल्कुल इंसुलिन सेंसिटिव सेल होने चाहिए, इंसुलिन रेजिस्टेंस नहीं होनी चाहिए। उसके लिए टाइम डिपेंडेंट ईटिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और प्रॉपर टाइम से खाइए खाना, बीच बीच में मतलब आप लोग थोड़ी थोड़ी देर बाद मत खाइए, प्रॉपर तरीके से अपने जैसे आपके कोच ने डाइट प्लान बनाया उसको फॉलो कीजिए। इंसुलिन कम रहेगा, ठीक है, मेलेटोनिन का सिक्रेशन रहेगा, ग्रोथ हार्मोन रहेंगे, कॉर्टिसोल कम रहेगा, एस्ट्रोजन, ठीक है, प्रॉपरली ज्यादा नहीं रहेगा, एस्ट्रोजन भी लेवल कम हो जाएगा, ठीक है। दैट मीन्स एस्ट्रोजन का लेवल ना ज्यादा होना चाहिए ना कम होना चाहिए, एस्ट्रोजन प्रॉपर होना चाहिए, ठीक है। तो वो सब चीजें आपको ध्यान रखनी है कि ये सब चीजें रहें। तो ये हार्मोन्स का ध्यान रखना है। नेक्स्ट विल मूव, ये सब इसका स्क्रीनशॉट ले लिया आपने। इंसुलिन, मेलेटोनिन, ग्रोथ हार्मोन मॉर्निंग क्लब्स में अगर आप ज्वाइन कर रहे हैं, प्रॉपर एक्सरसाइज कर रहे हैं, सिक्रीट होगा कॉर्टिसोन। ब्रीथिंग एक्सरसाइज सबसे पावरफुल और इफेक्टिव एक्सरसाइज है ब्रीथिंग एक्सरसाइज, उससे कॉर्टिसोन डाउन होगा और फैट बर्निंग प्रोसेस ज्यादा होगा, ठीक है। तो बात थी स्किन की, और हम लोग बात कर रहे हैं मेडिटेशन की, हम लोग बात कर रहे हैं सोने की, हम लोग बात कर रहे हैं प्रॉपरली टाइम डिपेंडेंट खाने की। तो सारी चीजें इंटरलिंक है। गिव मी अ सेकंड। हाँ, तो अगली चीज है कि अगली चीज में अब फिक्स कैसे करें इन सब चीजों को, कैसे ये सब चीजों से छुटकारा पाएं, कैसे हम लोग आगे इनके ऊपर
काम करें, ठीक है। तो सबसे इंपॉर्टेंट फिक्स है एट्रोफी, ठीक है। ये जो हमने बात की थी कि नीचे ये जो मसल है, ठीक है, ये जो मसल फाइबर है एट्रोफी, ये वीक होना स्टार्ट कर जाते हैं मसल। और आपके लेग्स में अगर आप देखेंगे छोटे 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 बहुत सारे मसल्स हैं, आपको एट्रोफी उनको मतलब खराब होने से बचाने के लिए, उनका डीजनरेशन होने से बचाने के लिए आपको उनको प्रॉपरली ट्रेन करना पड़ेगा, ठीक है। जैसे कि आप आज भी एक्सरसाइज कर रहे थे ना, ये वाला यहाँ पर आप घुटने को हाथ के साथ टच कर रहे थे, ठीक है। तो उसके साथ डिफरेंट बॉडी पार्ट्स इन्वॉल्व हो रहे थे, आपके ऑब्लिक्स मसल इन्वॉल्व हो रहे थे साइड वाले, ठीक है, और आपके लेग मसल्स भी, हिप मसल्स भी इन्वॉल्व हो रहे थे, ठीक है। तो हमें सारे के सारे लेग्स पार्ट को, क्योंकि बेसिकली ये कहाँ हो रहा है, ठीक है, ये प्रॉब्लम आ रही है हिप में, थाई में, तो वो पर्टिकुलर पार्ट्स को हमें इन्वॉल्व करना ही पड़ेगा। मैं बताता हूँ इसके बाद कौन कौन सी एक्सरसाइज हैं जो कि हेल्प करेंगी। जिन लोगों को प्रॉब्लम है, फिक्स करना चाहते हैं, वो उन वाली एक्सरसाइज को थोड़ा अपनी तरफ से भी थोड़ा हार्डवर्क करेंगे। सर्कुलेशन वाली प्रॉब्लम, ठीक है, सर्कुलेशन वाली प्रॉब्लम फिक्स होना बहुत जरूरी है। सर्कुलेशन के लिए हमारे पास एक बहुत वंडरफुल एक न्यूट्रिशन आता है। सो कोई बता सकता है कौन सा एक न्यूट्रिशन है जिसमें एनओवी प्रेजेंट रहती है, सर्कुलेशन इंप्रूव करती है? अनीता जी का हैंड रेस देख रहा हूँ। अनीता जी, कौन सा न्यूट्रिशन है? आप अनम्यूट कर सकते हैं। नाइट वर्क सर। सो हमारे पास नाइट नाइट वर्क्स आता है जो कि आपके सर्कुलेशन को इम्प्रूव करने की में बहुत हेल्प करता है, ठीक है। तो क्योंकि सर्कुलेशन इंप्रूव होएगा, तो जब ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होगा तो ये सब प्रॉब्लम्स यूजुअली कम हो जाती हैं। तो एक तो हमें प्रॉपर एक्सरसाइज करनी है, ठीक है, जो कि आपके हिप, थाई, ग्लूट्स वगैरह सबको इन्वॉल्व करे, सारे मसल्स को आपको टच करना है। सो एक पर्टिकुलर टाइप की नहीं, डिफरेंट टाइप की एक्सरसाइजेस करनी है। दूसरा, आपको सर्कुलेशन का भी ध्यान रखना है। तो सर्कुलेशन इंप्रूव करने के लिए एक चीज तो ये है। दूसरी चीज, आपने सोना सोना का नाम सुना होगा, जहाँ पे आपको बिठा देते हैं, कुछ आपको हीट प्रोवाइड होती है। तो सोना वगैरह से भी आपका ब्लड सर्कुलेशन अच्छा रहता है। आप बेसिकली हीट थेरेपीज ले सकते हैं, ठीक है, इंफ्रारेड थेरेपीज ले सकते हैं, थोड़ी देर धूप में बैठ सकते हैं, ठीक है। तो ये आपको काफी ज्यादा हेल्प करेगा अगर आप वहां पे डायरेक्टली इन्वॉल्व होंगे, और आपका मेलाटोनिन वगैरह का प्रोडक्शन भी इससे काफी अच्छा रहेगा, ठीक है। तो इनडायरेक्टली काफी सारी चीजें एक एक बार में सर्व कर रही है, ठीक है। एनओ से आपका सर्कुलेशन इंप्रूव हो रहा है, धूप वगैरह से भी ये सब चीजें होंगी, बट मेलाटोनिन का प्रोडक्शन होगा, तो जो सेल डैमेज है, मेलाटोनिन अपने लेवल पे छोटे छोटे सेल्स को रिपेयर कर देगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप सर्कुलेशन प्रॉब्लम को भी फिक्स कर सकते हैं। तीसरी है कोलेजन वाली प्रॉब्लम। हमारे पास एक न्यूट्रिशन है जिसमें कोलेजन, कई बार अपनी बॉडी में कोलेजन होता भी नहीं है, ठीक है। एजिंग का, रिंकल्स का मेन कारण यही है, अगर आपकी बॉडी में कोलेजन डेफिशिएंसी है, न्यूट्रिशन नहीं है। प्रोटीन तो आपने लिया, बट कोलेजन भी बहुत इंपॉर्टेंट है प्रोटीन के साथ, ठीक है। तो कोलेजन भी है हमारे पास। कौन सा न्यूट्रिशन है, नाम मेरे को याद नहीं आ रहा, कोई याद करा सकता है? ओके, मन्नू सर का हैंड रेज हुआ है। मन्नू सर। सर इट्स स्किन बूस्टर। हाँ, स्किन स्किन नहीं कर रहा। कोलेजन, ये जो फेशियल स्किन है, इसके अलावा पूरी बॉडी में जो अपर पार्ट है, आज हमने देखा हर जगह कोलेजन है। अगर आप प्रॉपरली आपकी बॉडी में कोलेजन लेवल को मेंटेन करते हैं, तो सिर्फ फेशियल स्किन अच्छी नहीं होने वाली है, ठीक है। आपकी बॉडी में जहां जहां स्किन है, जो आपका अपर बॉडी पार्ट है, जो एपिडर्मिस है, वो हर जगह उसमें आपको एक चेंज देखने को मिलेगा, ठीक है। तो दैट मीन्स कोलेजन प्रॉब्लम एक तरीका तो है कि आप उसको करिए। बाकी तरीके मैं धीरे धीरे डिस्कस करता हूँ। तो पहले एक बार हम लोग देख लेते हैं एट्रोफी के लिए। तो ग्लूट्स की, थाइस की और हिप्स की एक्सरसाइज करनी है, ठीक है। तो आज बेसिकली मैक्सिमम पार्ट हमने कवर किए हैं, ग्लूट्स के लिए, थाइस के लिए, हिप्स के लिए। आप अपने अपने कोचेस से डिटेल में डिस्कस कर सकते हैं कि ग्लूट्स के लिए मैं क्या करूं। कुछ कॉमन एक्सरसाइजेस मैंने यहाँ पर लिख दी हैं, जैसे कि लंजेस वगैरह आप लगा सकते हैं। लंजेस काफी इफेक्टिव है, बट अगर आप स्टार्ट करें तो एक या दो से ही स्टार्ट करिए, क्योंकि बॉडी बहुत जल्दी, मतलब उससे एकदम आपकी जो अगर आप प्रॉपरली स्ट्रेच नहीं कर रहे हैं, सब कुछ नहीं कर रहे हैं, तो खिंच सकती है, ठीक है। तो एक दो दिन प्रॉब्लम हो सकती है, वो सबको होगी। एक एक दो दो से स्टार्ट करिए और 10-10, 15-15 पे आइए, ठीक है। स्क्वाट्स तो हम सब लोग अपने वर्कआउट्स में लगाते ही हैं,
ठीक है, ऑल्दो काफी फास्ट भी होते हैं, कभी कई बार नॉर्मल स्लो मोशन में भी होता है, ठीक है, उससे भी आपके लेग मसल्स होंगे। अब ये लेग मसल जब ठीक होंगे तो ये वाला जो पार्ट है नीचे वाला, आप इसको हेल्दी कर रहे हैं, इसको हेल्दी करने से ओवरऑल जो स्ट्रक्चर है वो यहाँ से यहाँ जाना स्टार्ट होगा, ठीक है। और इस जिनको ये प्रॉब्लम है, मैं आपको टाइम फ्रेम बता देता हूँ, आप ये मत सोचना कि इसको अगर आप करोगे सब चीजों को तो एकदम से हो जाएगा। तो जो मतलब जितने लोग मेरे से मतलब जितने लोगों का मैंने रिवर्सल कराया, मिनिमम आपको 1.5 से 2 साल लगेंगे ये स्किन को वापस होने के लिए। और थोड़ा स्लो प्रोसेस है, तो आप बीच में फोटो लेकर लेकर स्टार्ट कीजिए कि मेरा फर्स्ट डे ये फोटो था, आफ्टर 1 मंथ ये है, आफ्टर 2 मंथ ये है, आफ्टर 3 मंथ्स ये है। आपको एक चेंज देखने को मिलेगा, बट वो चेंज स्लो है, ठीक है। अगर आप इसको नहीं करेंगे तो वो चेंज कभी आएगा ही नहीं, ठीक है। तो आप ये मत एक्सपेक्ट कीजिएगा कि मैंने स्टार्ट किया मेरे को 15 दिन बाद चेंज मिल जाएगा। मिनिमम 1.5 साल लगेगा इसमें, अगर आप इसको चेंज करना चाहते हैं, ठीक है। बिल्कुल प्रॉपर रिवर्सल होगा, आपको ऐसा देखने को मिलेगा। ये चीज, ये जो स्किन है ऐसी जो दिख रही है, ठीक है, ये ऐसी आपको देखने को मिलेगी, इससे भी ज्यादा ठीक हो जाएगी, ठीक है, बट इट विल टेक टाइम। तो आपको पेशेंटली और रोज करना ही करना है, तब भी रिजल्ट आएगा। रिट्रो वॉक आपने देखा, कई लोग उल्टा चलते हैं, ठीक है। अब हमें वो जो उल्टा चलने वाला है वो आपके मसल्स को अलग तरीके से ट्रेन करता है, ठीक है। एक एक दो चीजें मैं बता दूं, हमें मेन रोड पे उल्टे नहीं चलना, हमें जहां पे रास्ते नहीं पता है, हमें ये नहीं पता भाई पीछे कोई आ ना जाए, ठीक है, छत पे अगर हमारे वो नहीं लगी हुई, रेलिंग नहीं लगी हुई, तो हमें उल्टा नहीं चलना, ठीक है। तो आपका जो पर्टिकुलर एरिया है जहां पर आप बिल्कुल अच्छे से आपको पता है कि भाई ये पर्टिकुलर एरिया, चाहे आप 100 मीटर ही चलो, चाहे आप 50 मीटर ही चलो उल्टे, ठीक है, धीरे धीरे चलना है, तेज नहीं चलना, गिर सकते हो आप, गिर गए तो फिर सारी चीजें बैक मोड पे चले जाएंगी। धीरे धीरे स्टार्ट करो, ठीक है। आप रोज 100 मीटर ही चलो और उसके बाद 100 मीटर, 1 किलोमीटर सफिशिएंट रहेगा, उससे ज्यादा करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। बट स्टार्ट आपको 100 मीटर से करना है। और जिस एरिया में आप उल्टे चल रहे हो, ठीक है, अब उल्टे चलने वाला सिचुएशन किसको नहीं समझ में आया, एक बार हैंड रेस करके बता सकता है मैं क्या बात कर रहा हूँ, उल्टा चलना। ओके, सबको समझ में आ गया। ये हम लोग नॉर्मल वॉक कर रहे हैं, अगर हम लोग पीछे जा रहे हैं वॉक करते हुए, ठीक है, उसको मैं बोल रहा हूँ रेट्रो वॉक, ठीक है। तो वो आप कर सकते हैं, उसको 1 किलोमीटर तक करिए। तो ये जो 3 मसल्स हैं, ठीक है, काफी ज्यादा इनका थोड़ा सा इन्वॉल्वमेंट इसमें रहेगा और आपको हेल्प करेगी। अब जो चौथी चीज है जो कि एक्चुअल में बहुत अमेजिंग अमेजिंग रिजल्ट्स लेके आती है, बट जो लोग में ये प्रॉब्लम्स रहती हैं उनको मैं इतना रेकमेंड नहीं करता, क्योंकि उसके लिए आपका जो नी जॉइंट है ना वो बहुत पावरफुल होना चाहिए, ठीक है। जो लोग ग्लूकोसामीन ले रहे हैं, जॉइंट सपोर्ट ले रहे हैं, नी जॉइंट इज वेरी गुड, बट आप कोच से डिस्कस करिए, क्योंकि स्प्रिंटिंग के लिए नी का जो पावर है वो नेक्स्ट लेवल होना चाहिए। फॉर एग्जांपल, अगर मनु सर मेरे से बोले, मैं उनको बोलूंगा आप स्प्रिंट कर लो, ठीक है, बट अगर कोई और बोलेगा तो मेरे को देखना पड़ेगा कि भाई स्प्रिंट करना है कि नहीं करना है। स्प्रिंट मतलब आपको 10 सेकंड्स के लिए पूरी जान से भागना है, ठीक है। आपका ग्रोथ हार्मोन भी बहुत तेजी से बूस्ट होगा, आपका मसल मास भी इंक्रीज होगा, और आपका बेसिकली ये जो मसल्स हैं पूरे के पूरे इन्वॉल्व हो जाएंगे और रिवर्सल बहुत अच्छे से होगा। तो आपको कोच के साथ डिस्कस करना है, आपको अपनी नीज में बहुत ध्यान रखना है, क्योंकि स्प्रिंटिंग से नी इंजरी बहुत जल्दी हो सकती है अगर वो अच्छी कंडीशन में नहीं है। तो अगर आप 45 और 50 प्लस हैं, प्लीज अपने हेल्थ को एनालाइज करके, अपने फिटनेस लेवल को एनालाइज करके, अपने कोच से बात करके ही आप स्प्रिंट करेंगे। बट स्प्रिंट के रिजल्ट बहुत अमेजिंग है, ठीक है, क्योंकि जीएच बहुत रिलीज होता है, और उसके कारण बेसिकली आपका जो रिवर्सल प्रोसेस है, जो चीज को 1.5 साल लगने हैं, शायद वो 1 साल में ठीक हो जाए, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग सर्कुलेशन की। सर्कुलेशन में हमने नाइट वर्क्स के बारे में पता है, आप नाइट वर्क जैसा आपके कोच ने आपको सजेस्ट किया आप ले सकते हैं। अब सर्दियों में तो वैसे भी सर्कुलेशन अच्छा करने के लिए हमें नाइट वर्क्स लेना, मैक्सिमम लोग कंज्यूम कर ही रहे हैं, ठीक है। और सोना बात आप ले सकते हैं। आप देखिए, आपके अगर शहर में कहीं है तो आप सोना वगैरह ले सकते हैं, आप नॉर्मल सनलाइट में बैठ सकते हैं। तो ये सब चीजें आप कर सकते हैं। एक और चीज है ड्राई ब्रश मसाज। दैट मीन्स उस पर्टिकुलर एरिया में आप ड्राई ब्रश, काफी सारे टाइप के ब्रशेस आते हैं, रोलर्स आते हैं, ठीक है, फॉर्म रोलर्स भी आते हैं, आप उनके साथ मसाज कर सकते हैं। मसाज करने से, जैसे आप मसाज करते हैं पर्टिकुलर पार्ट की, तो उस एरिया में सर्कुलेशन बढ़ जाता है, ठीक है। अब जैसे ही आप बेसिकली ड्राई ब्रश के साथ वो करेंगे तो उस एरिया में सर्कुलेशन बढ़ जाएगा, और जितना सर्कुलेशन होगा उतना वो वाला पार्ट इन्वॉल्व होगा, उतना मसल एट्रोफी कम होगी, और आपका जो ये वाला सेलुलाइट वाला प्रॉब्लम है वो रिवर्स होगा, ठीक है। तो हमने बेसिकली डिस्कस किया, पहले तो हमें हार्मोनल चीज थी एक्चुअली में, एस्ट्रोजन, कॉर्टिसोन, ठीक है, न्यूट्रिशन, हर चीज का ध्यान रखना है।
और उसके बाद ठीक है एस्ट्रोजन का लेवल हमें वो करना है, दैट मीन्स आपका ईटिंग पैटर्न ठीक होना चाहिए, सब कुछ आपको तरीके से खाना है, एस्ट्रोजन लेवल ठीक आ जाता है। कॉर्टिसोन, आपको ब्रीथिंग एक्सरसाइज करनी है, आज स्प्रिंटिंग करेंगे, मॉर्निंग क्लब में आएंगे।